चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, इकोनॉमिक्स का ये वाला पोर्शन जो था, जिसमें हमें हमने कल वाला किया था, जिसमें बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय के बारे में हो गया था। और इसके बाद बाद में हम लोगों ने ये एक काम और किया था। वो था ये करेंसी कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, मुद्रा कैसे कैसे आई बीच में ना। कैसे शुरुआत में बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड करेंसी, मेटल कॉइन्स, और फिर क्रिप्टो करेंसी वाला टाइम धीरे धीरे चल रहा है। ये सब वाला काम किया हम लोगों ने। स्टार्ट किया था समझना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है। अ, और तो आज हम लोगों का काम है वही वाली पूरी थ्योरी का वाला पोर्शन पढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर से बता रहा हूँ। और वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे, या इवन कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दो, पॉलिटिक्स पढ़ना हो आपको, जब देश की पॉलिटिक्स समझनी हो, राजनीति समझनी हो, तब भी आपको इकोनॉमिक्स समझनी आनी चाहिए। बहुत जरूरी होता है। बिना इस इकोनॉमी जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके बिना आप सोच लो कि आप अगर किसी को नेता भी बनना है तो सही नेता नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी काम की चीज है। पूरे देश, पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती है ना, जिस चीज पे कि ये पूंजीवादी है, ये समाजवादी है, ये साम्यवादी है, ये इसका मतलब क्या होता है, और ये विचारधाराएं कैसे बनी, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसको हम इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज, जिसमें हमने एडम स्मिथ के बारे में बस बताया था थोड़ा सा। ठीक है। एडम स्मिथ के बारे में कुछ चीजें जो है, बस बस मैं तीन चार चीजें हैं जो रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हमने छोड़ा था एडम स्मिथ को। कि एक तो एडम स्मिथ क्या है कि इसने, इसको फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, पुराने अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने ये बोला बोला था कि हमें क्या करना है, मार्केट को खुला छोड़ना है, खुली प्रतिस्पर्धा, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन छोड़ देना है बाजार पे। और जब बाजार हम खुला छोड़ेंगे तो बाजार अपने आप काम करेगा। ठीक है, बाजार में सप्लाई डिमांड का सिद्धांत काम करेगा, मांग पूर्ति का सिद्धांत इसीलिए इसी का था। और इसने बोला जब हम जब बाजार सप्लाई और डिमांड के सिद्धांत पे काम करेगी, तो इनोवेशन होगा, नई खोज होंगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लोग अपने फायदे के लिए काम करेंगे। तो इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जो हमने उस दिन कल लिखा भी था। कौन सा? नमस्ते दीपाली, दीपिका, शिभा। ठीक है, इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, बताओ प्रशांत। इनविजिबल हैंड क्या था? तो एडम स्मिथ, हाँ बोलो। एडम स्मिथ जो है था, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही था वो यही वाला था, कि उसने ये तीन चार चीजें बोल दी एडम स्मिथ ने। एक तो अगर मैं नाम लिख दूं इधर यहाँ पे, एडम स्मिथ, तो उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसमें ये वर्ड लिखा था ना हमने, लेस फेयर। इसका मतलब क्या था? प्रतिबंध रहित बाजार। प्रतिबंध रहित बाजार, की बाजारों को खुला छोड़ देना है, और बाजार अपने आप से सप्लाई और डिमांड, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करेंगे, डिमांड पर काम करने लगेंगे। और फिर इसने बोला कि भाई देखो, जब सप्लाई डिमांड पे काम होगा तो देश अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो इनविजिबल हैंड है, एक अदृश्य हाथ, उसमें मैंने बताया भी था कि हर आदमी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने लालच के लिए काम करेगा। ये सब करते हैं ना, तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो जो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, इसको लालच नहीं कहा जाता है। लालच गलत वर्ड होगा, नेगेटिव। लेकिन बात तो वही है। बात यह है कि आप अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। तो उसने क्या बोला कि भाई जो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए काम करेंगे, और जब अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए सब काम करेंगे, तो उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, जहां पर इनोवेशन होगा, नई चीज खोज होगी, इसीलिए उसने बोला कि ये अदृश्य हाथ क्या करेगा, ये अर्थव्यवस्था को बढ़ा देगा। और ऐसा हुआ। जिन देशों ने फ्री मार्केट, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी का जनक। फ्री मार्केट मतलब मुक्त बाजार। ये वर्ड अगर नहीं लिखे हैं तो छोटे छोटे वर्ड लिखते जाना। फ्री मार्केट वैसे लिखा होगा हमने। मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था का जनक कौन था? एडम स्मिथ। तो ये सब बातें इसने बताई 1776 में अपनी कौन सी बुक में? द इंक्वायरी इनटू नेचर एंड
कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जिसको हम सिंपल में क्या बोलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसने ये सब बातें बताई। और इसी वजह से क्लासिकल इकोनॉमी का जनक कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया इसी के रास्ते पे चल पड़ी। ठीक है, इसी ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई फिर देश को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सकल घरेलू उत्पाद का, वो हम आगे हमें पढ़ना ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ये सब कॉन्सेप्ट। इतनी चीजें एडम स्मिथ के बारे में मैंने बताई थी। अब समझना है, देखो बात मैं क्या कर रहा था इधर, देखो कि एडम स्मिथ के टाइम पर आ, ये वर्ड जो हमने सबने सुना होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, यही पे हम लोग थे कि उत्पादन के कारक क्या होता है, ये कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी के टाइम पे ये चार कारण माने जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चार कारक हैं उत्पादन के। अगर आपको किसी भी चीज का उत्पादन करना है ना, तो इन चार चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट। क्या क्या है ये? पहला है लैंड, लैंड मतलब भूमि। लेबर, लेबर का मतलब है श्रम, लेबर का मतलब मजदूर नहीं है, कोई भी लेबर, जैसे अब मैं कर रहा हूं, ये भी मेंटल लेबर है। आप जॉब में जाओगे, बैठ के साइन करोगे, मान लो कोई आईएएस बन जाता है, साइन करेगा, वो भी लेबर है। मतलब लेबर का मतलब कैसा भी श्रम हो, अंबानी कर रहा है वो भी लेबर है, वो मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो श्रम में सब चीजें आ जाती हैं, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, सब कुछ लेबर। तीसरा जो कारक होता है उसको बोलते हैं कैपिटल या पूंजी। क्या बोलते हैं? कैपिटल या पूंजी। और चौथा होता, ये पहले नहीं माना जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये चार माने जाते, जब एडम स्मिथ के टाइम पे ये चार नहीं माने जाते थे। ठीक है, और चौथा हो गया जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या हिंदी में उद्यमिता, उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखो, उद्यमिता पता है कि अगर आपके पास, देखो सोचो, इमेजिन करो, आपके पास लैंड भी हो, जमीन भी हो, आपके पास पूंजी भी हो, और आपके पास टैलेंट भी हो, श्रम भी हो, लेकिन तब भी अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं, तो कोई काम शुरू नहीं कर पाओगे आप। तो उद्यमिता क्या है? वो व्यक्ति जो इन सभी को एक साथ लेकर आएगा। ठीक है, तभी तो कोई काम शुरू किया जाएगा, कोई उत्पादन शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये जब चारों मिलेंगे तब उत्पादन शुरू होगा, इसीलिए इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लिखना है, ये नाम लिख देना नोट डाल के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उद्यमिता, लिख दिया। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो समझना बहुत जरूरी है, और अभी थोड़ी देर बाद हम उसको लिखेंगे। वो कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसको मूल्य सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, मूल्य का श्रम सिद्धांत, सॉरी, मूल्य का श्रम सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या था, समझना है। देखो, शुरुआत में जो अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने श्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बोला कि अगर इनमें से सबसे काम का देखा जाए तो श्रम। उन्हें बोला कि जैसे इमेजिन करो, जैसे ये टेबल है, तो लकड़ी है, पड़ी हुई है, ठीक है, या पेड़ लगा हुआ है, लकड़ी अपने आप टेबल में नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो अगर जब कोई श्रम लगेगा इसमें ना, तो वो एक प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये फोन बना है तो श्रम लगा है, उसने प्रोडक्ट बनाया। तो उन्होंने बोला कि किसी भी चीज, अच्छा देखो, सोचो, ये लकड़ी थी, ये लकड़ी की कीमत क्या रही होगी अगर आप सोचो। ठीक है, मतलब जब लगी हुई होगी, या अगर ऐसे आप लकड़ी खरीदना चाहो तो कीमत क्या होगी भाई, 100-200 रुपए होगी। लेकिन अगर इसमें श्रम लगा, उसने इसको एक शेप दे दिया, टेबल का पोडियम बन गया, अब इसकी कीमत 2000 हो गई। या उसने शेप दे दिया तो उसकी कीमत जो है, कुर्सी बना दी, उसकी कीमत बढ़ गई। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या कहती है कि किसी भी उत्पाद में, इवन फोन में, ये सब लोहा लोहा वोहा जो भी पड़ा होगा, ये सब इधर उधर पड़ा होगा, किसी ने दिमाग लगा के इसको एक जगह लिया, ऐसे ऐसे पार्ट बनाए कि इसका कोई, इसकी उपयोगिता बढ़ गई, यूटिलिटी बढ़ गई। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या मानती है कि जो उपयोगिता आती है किसी भी चीज में, वो श्रम से आती है। ठीक है, श्रम से आती है। इसलिए ये जो अर्थशास्त्री थे, ये श्रमिक की बात करते थे कि भाई श्रमिकों का सबसे बड़ा रोल है, जो लेबर है, श्रम का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। एडम स्मिथ तो ये कॉन्सेप्ट देके चला गया, फ्री मार्केट, कि भाई बाजार को खुला छोड़ दो, और कुछ ही सालों के अंदर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इन लोगों का बोलबाला हो गया। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन बन गया? ये
जबकि एडम स्मिथ नहीं मानता था, वो उसको लगता था कि भाई श्रम सबसे बड़ी चीज। ऐसे सोचोगे तो आपको भी लगेगा श्रम, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की ऐसे चली जिसमें बोलबाला हो गया उद्यमिता का, जो काम करवा रहा है। अब सोचो, कुछ मॉडल ऐसा विकसित हुआ दुनिया में जो एडम स्मिथ भी नहीं चाहता था। कैसे विकसित हुआ सोचो, कि जैसे मान लो मैं हूं एक पूंजीपति आदमी, मैं उद्यमी हूं, एंटरप्रेनर। तो मैंने क्या किया, 4 लेबर या ये 5-6 लोग हैं, इनको हायर किया। ये लोग लकड़ी और कुर्सी बना लेते हैं, बैठे हुए ललित है, पुष्पेंद्र को बुलाया, मैंने कहा बना लेते हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से सबसे बड़ा योगदान इनका होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, बीच में मैंने पैस पूंजी लगाई अपनी, मैंने अपनी जमीन लगाई, वहां पर फैक्ट्री स्टेब्लिश की, और जो 2000 की कुर्सी बची उसमें से दिहाड़ी इनको 200 रुपया दी, 1800 मैंने अपनी जेब। और ये पूरा सिस्टम जो एडम स्मिथ ने इतना बढ़िया मतलब फोर्सी किया था कि ये दुनिया में चलना चाहिए, चलेगा, उस पूरी सिस्टम पर कंट्रोल किसका हो गया? एंटरप्रेन्योर का होता चला गया। और जैसा भी चल रहा है। और इसी वजह से ये फ्री मार्केट इकोनॉमी ही एक नए नाम से फेमस हो गई, और उसको कहा जाने लगा कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। क्योंकि ये जो उद्यमी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजी के चक्कर में भागने लगे, और इन्होंने इस पूरी व्यवस्था पर, फ्री मार्केट इकोनॉमी पर कंट्रोल स्थापित कर दिया। और जिन देशों में ऐसा हुआ, वो देश पैसे में तो बहुत आगे बढ़े, लेकिन वहां पर पूंजीपति बहुत पूंजीपति हो गए, ये उद्यमी जो लोग थे। बाकी लोग बहुत गरीब मजदूर हो गए सब। और जो देश आगे बढ़े पूंजीपति, जैसे इंग्लैंड और बाकी देश देख लो आप, जर्मनी देख लो, उस टाइम पे जो थे, इटली, जितने भी देश थे, स्पेन, जहां जहां ये फ्री मार्केट आई, वो देश इतने ताकतवर होते चले गए। उनके उद्यमी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही तो था, वो दूसरे देशों को भी गुलाम बनाने लगे। और ये पूंजीवाद जो एक अच्छी व्यवस्था के रूप में एडम स्मिथ ने विकसित करने की कोशिश की थी, वो बहुत बुरे दौर में आ गया, और इसको इसलिए हम पूंजीवाद कह देते हैं। सिर्फ सिर्फ पैसे का बोलबाला, अभी भी चलता है पूंजीवाद। इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक। वो चाहता नहीं होगा, वो तो असलियत में उसके कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसको फादर ऑफ फ्री मार्केट कहना चाहिए, खुले बाजार का जनक। और उसने वही सोचा था कि बाजार खुला होना चाहिए, कंपटीशन खूब अच्छा हो, और श्रमिक जो श्रम करेगा उसको फायदा होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट उसका होगा और सब फायदा होगा। उसको ये नहीं पता था ये बीच में उद्यमी जो आएंगे, ये सब खेल खेल जाएंगे, सब चीज अपने कंट्रोल में ले जाएंगे। लेकिन लिखना है नोट डाल के इसके नीचे, कि दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ क्या है? पूंजीवाद का जनक। चलो, एडम स्मिथ की तो बात हो गई। एडम स्मिथ के साथ एक आदमी और आया कुछ ही टाइम के बाद, जिसने इस पूरी बाजारवाद की व्यवस्था को, जो मार्केट इकोनॉमी जो दुनिया में चल रही है अभी हम देख रहे हैं, उसमें उसका भी बड़ा योगदान है। एडम स्मिथ अगर नंबर 1 पे है तो वो नंबर 2 पे है। तो इसलिए हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन तो पूंजीवादी या मार्केट को पढ़ने में इन दो लोगों को पढ़ना पड़ता है। एडम स्मिथ तो फादर ही हो गया अर्थ इकोनॉमिक्स का, और दूसरा है डेविड रिकार्डो। नाम लिखेंगे हम लोग, पहले नहीं लिखा होगा, लेकिन लिखने पड़ेंगे ये कुछ चीजें फिर से। क्या नाम है इसका? ये देखो, है डेविड रिकार्डो। अरे है क्या मतलब, चेहरा दे सकल, नाम देखना है बस। हाँ, डेविड रिकार्डो, हेडिंग डाल देंगे। जब भी एडम स्मिथ पढ़ो तो डेविड रिकार्डो को साथ में पढ़ो, क्योंकि वो साथ साथ में है। लिखा था पहले, बुक लिखी होगी बस, लिखे थे प्रिंसिपल्स, फिर तो ठीक। तो डेविड रिकार्डो ने क्या किया, सुनना इधर देखो। डेविड रिकार्डो के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं, इसमें हम एक दो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बाकी आगे हमारे आते चले जाएंगे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ना। देखो उधर, डेविड रिकार्डो ने 1817 में, 1817 में एक किताब लिखी, और बहुत फेमस किताब। इस साल इवन यूपी पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिकार्डो की बुक। सोच लो, यूपी पेट में इतने टफ नहीं पूछे जाते, लेकिन रिकार्डो की बुक पूछी गई। ये, और बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी इधर ही लिख देता हूं, इकोनॉमी
एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं कराधान के सिद्धांत। राजनीतिक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था मत लिखो, राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं कराधान के सिद्धांत विद ईयर। जैसे एडम स्मिथ हमने लिखे ना 1776, ऐसे ये आया। डेविड रिकार्डो। रिकार्डो का क्या क्या सिद्धांत है, और फिर से देखो बहुत नाम है इसके। कुछ सिद्धांत तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे प्रशांत ना, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। अभी हमें कुछ चीजें इसके बारे में देख, रिकार्डो के बारे में देखो। पहला नंबर 1 सुनना इधर देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिद्धांत है, जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। तो सबसे नीचे ये इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? फ्री ट्रेड लिखा हुआ है, पहले समझना मुक्त व्यापार का सिद्धांत। अब सुनना इधर देखो क्या है। आज पूरी दुनिया में ट्रेड चलता है, फ्री ट्रेड चलता है, इधर से उधर व्यापार करते हैं हर देश। इवन सोच लो, भारत और चीन लड़ते भी हैं, भारत पाकिस्तान, तब भी व्यापार करते हैं। चीन से कितनी लड़ाई होती है, लेकिन ट्रेड तब भी होगा। तो फ्री ट्रेड कितनी बड़ी चीज है, अब समझना क्या है ये। देखो इससे पहले तो ये भी वही बात, देखो एडम स्मिथ ने घर के लिए बात की, घर मतलब देश के लिए बात की कि देश में कैसे कैसे करो, फ्री मार्केट करो, ये करो। इसने उसका दायरा और बड़ा बड़ा कर दिया, पूरी दुनिया को। इसने बोला कि जो ट्रेड व्यापार होना चाहिए ना देशों के बीच में, वो भी फ्री होना चाहिए, विदाउट टैक्सेशन। टैक्स वैक्स कर वर मत लगाओ आप, बाजार को खुला छोड़ो, और बाजार ऐसे काम करे, एक दूसरे देश से भी आप बाजार, पहले नहीं कर किया जाता था। पहले पता है दुनिया में इससे पहले मतलब रिकॉर्डो से पहले या एडम स्मिथ से पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था यूरोप में, उसको मर्केंटिलिज्म कहते थे, वणिकवाद। उसका मतलब क्या होता था कि राजा बस ज्यादा से ज्यादा सोना और चांदी इकट्ठा करने की कोशिश करता था। भारत में भी चलता था, जब मुगल होते थे या पहले राजा मौर्य वंश, वो क्या करते, जितना सोने के सिक्के चांदी के सिक्के इकट्ठा कर लो, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वो सोने चांदी के चक्कर में भागते थे। बिजनेस मतलब सोना चांदी इकट्ठा करना, तो वणिकवाद कहा जाता था। इसने उसका विरोध किया, बोला ना ना इससे कुछ नहीं होगा। उसने बोला कि दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए, व्यापार इधर से उधर। अब इसमें कुछ देश कुछ चीजों में बहुत आगे होंगे, कुछ देश कमजोर होंगे। जैसे भारत मान लो साइंस में कमजोर है, अमेरिका बहुत आगे है, तो भारत सोचेगा नहीं नहीं यार, ऐसे हम वहां से क्यों खरीदे महंगी महंगी चीजें क्यों। इसने रिकॉर्डो का सिद्धांत ये कहता नहीं, भारत को तब भी व्यापार करना चाहिए, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी, आप वहां से कोई मान लो कोई फाइटर जेट खरीद के लाए, कोई चीज खरीद के लाए, या चलो फोन लेके आ गए, एप्पल आईफोन वहां बनते थे लेके आ गए। अब वहां की टेक्नोलॉजी आपके यहाँ आ गई, आपके यहाँ विज्ञान बढ़ेगा और लंबे समय में आपको फायदा करेगा। ठीक है, उस चीज में इनोवेशन बढ़ेगी। चीन से सामान इतना आता है, अब यहाँ का आदमी भी सोचता है बैठ के, यार चीन से पटाखे ला आ जाते हैं, या ये चीज आ गई तो चलो हम भी लगा के देख लें, बिक्री हो जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। उसी को कुछ इंजीनियर होंगे, खोल डालेंगे, चलो ला देखें कैसे कैसे बनाया जा रहा है। अब बहुत तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, देश की प्रगति तो होगी। तो इसने फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया, मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट लिखना है, फ्री ट्रेड लिख दिया बस। कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो भी मुक्त तरीके से होना चाहिए, फ्री ट्रेड। और इसी से इसका एक ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है, जो कभी कभार पूछा जाता है। देखो जरा, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। या लाभ भी खाली लिखा होता है, सुलाभ लिख दो या लाभ लिख दो। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक हो जाता है कंपैरिजन से ना, एडवांटेज मतलब लाभ यहां पर है, तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब क्या है, ये उसी से जुड़ा है, बस समझ जाओगे अपने आप। और एग्जाम्पल जरूर लिख लेंगे तो उससे याद भी रहता है। इसमें क्या बोला देखो तो, इसमें बोला कि जब देश व्यापार करेंगे आपस में, तो जो कंट्रीज हैं, इधर देखो सब लोग, जो देश हैं, तो हर देश की एक कंपैरेटिव एडवांटेज होगी, मतलब हर देश के पास कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो जो तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। और जब फ्री ट्रेड होगा तो उससे उस देश को फायदा होगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, और इंडिया का एग्जांपल, इंडिया की सरकार हमेशा बोलती रहती है अभी तक, इंडिया में चीप लेबर, ये इंडिया का
कंपैरेटिव एडवांटेज है। इंडिया बोलता है कि हमारे यहाँ क्या है, सस्ता लेबर, क्योंकि इतना ऐसा सस्ता लेबर आपको नहीं मिलेगा। आप अमेरिका यूरोप में ही अगर कोई फैक्ट्री लगाओगे तो यूरोपियन लोग या अमेरिका में कितना महंगा ले, वहां पे तो पर डे की पर आवर फिक्स होता है, सॉरी पर डे बोल रहा हूँ, पर घंटे का फिक्स मिनिमम वेज फिक्स होता है। भारत में कुछ नहीं दिया, क्या है दिहाड़ी, क्या है कितनी भी बात कर लो, कम पे भी दोगे करने के लिए आदमी तैयार है, इतनी आबादी है। तो भारत की कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, भारत का चीप लेबर। इसलिए देखो भारत की जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में आ रही है, बस उनको क्या है थोड़ी सी चीजें और आप दो, उनको ज्यादा सरकार के जाल में मत फंसाओ, 1000 लाइसेंस ले, 1000 लोगों को घूस देना पड़े, ये सब सही कर दो तो वो अपने आप कंपनी भागने लगेगी। चीन ऐसे ही विकसित हुआ। चीन ने शुरुआत में, चीन भी भारत के बराबर ही था। चीन की अर्थव्यवस्था आप देखोगे तो 1970-75 तक भारत के बिल्कुल बराबर थी, और उसके बाद चीन एक साथ में भागा है, क्योंकि चीन ने अपने सस्ते लेबर का वहां पे रूल बिल्कुल फिक्स कर, तो जिसको आना है आ जाओ, फैक्ट्री लगाओ, ये करो वो करो। भारत में राजनीति बहुत, पॉलिटिक्स इस मामले में, ठीक है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत है कि जो देश जिस चीज में एडवांटेज रखता है, लाभ रखता है, वो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इसमें लिख देना, जैसे एग्जांपल, भारत में सस्ता लेबर, चीप लेबर, ठीक है। भारत में आईटी भी एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज भारत का क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पता है ना, भारत में कंप्यूटर क्रांति आई, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एक बहुत बड़ी क्लास है। तो आईटी जो है भारत का प्रौद्योगिकी, ये भी भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये भी फ्री ट्रेड में भारत को फायदा देता है। आज के टाइम पे भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दवाई वाली कंपनियां, ये तो सबने सुना होगा ना, दुनिया की आधी से ज्यादा वैक्सीन भारत बनाता है, भारत में बनती है, और जो जेनरिक ड्रग होती है, सस्ती दवाइयां, वो सब भारत से लगभग जाती हैं। तो फार्मास्यूटिकल भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो इसलिए कभी देखना, जब भारत का मंत्री या प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कहीं बाहर जाता है, तो बात करता है कि आईटी के लिए हमारे दरवाजे खोलो, मतलब हमारे लोगों को आने दो, फार्मा के लिए कंपनी हम आप अपने दरवाजे खोलो, मतलब हम आपके आपके देश में आ जाएं, ठीक है। वैसा करेगा। और चीन कहाँ जाएगा, तो चीन जाएगा तो चीन कहेगा ऐसा है, हमें अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना है। वो दवाएं थोड़ी ना बेचेगा जाके, वो कहेगा भैया हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई करने दो, क्योंकि हमारा एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट एडवांटेज है। इसको छोड़कर डेविड रिकॉर्डो ने और कई थ्योरीज दी जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ में लिख देते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ रेंट बोलते हैं, लगान का सिद्धांत, ये बस नाम नाम लिखने हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे लगान का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ वेजेस, वेजेस बोलते हैं क्या, वेतन का सिद्धांत। और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत। ये सब किसके दिए हुए हैं, ये तीनों एक साथ में लिख देंगे, डेविड रिकॉर्डो। इसलिए रिकॉर्डो बहुत बड़ा नाम होता है। वेजेस मतलब सैलरी, वेतन। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये डेविड रिकॉर्डो के सिद्धांत। इसमें एक और लिखा हुआ है, वो हम बाद में लिखेंगे, आयरन लॉ, वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे बस, वो अभी मतलब पढ़ेंगे 5 मिनट बाद। तो डेविड रिकॉर्डो के सुनना है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत काम का आदमी, दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसकी बुक बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें इसने फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई ऐसा है। अब सोचो, इधर देखो, ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया और ये सब कंपनी थी, ये फ्री ट्रेड में ही तो बिलीव करती थी, बाहर निकलने लगी व्यापार के रास्ते, ठीक है। तो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट इसने दे दिया, फ्री ट्रेड से फायदा भी हुआ, सोचो भारत को भी बहुत फायदा हुआ। भारत का कितनी बड़ी, भारत का मतलब आबादी है जो दूसरे देशों में रहती है, और भारत को कितना, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, रेमिटेंस मिलता है। रेमिटेंस बोलते हैं प्रेषण, भारत के लोग दूसरे देशों में कमा के जो भारत में भेजते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है, तो जहाँ के नागरिक दूसरे देशों में अर्न करते हैं फिर भारत में भेजते हैं। तो ये रिकॉर्डो हो गया। एक नोट डाल के हमें क्या, अच्छा क्योंकि ये जो इंसान है, इसका इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा काम है, वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी इसको दो तीन बातें इसकी बहुत काम की हैं, तो हम देखते हैं। इसको हम पूंजीवादी नहीं कहते, मतलब इन दोनों की कैटेगरी में नहीं, ये बिल्कुल अलग है। तो हम अलग नाम डाल के इसके दो तीन प्रिंसिपल्स के नाम लिखेंगे हम लोग। और इसके बारे में शायद मैं बता भी चुका हूँ, एनवायरनमेंट में भी किसी में बताया जरूर है, तुम बता रहा था। किसमें, नहीं नहीं वो नहीं है।
किसी में बताया था मैंने, माल्थुसियन थ्योरी बताई थी। हाँ, पॉपुलेशन वाला, थॉमस मैल्थुस। नाम डालेंगे पहले इसका, थॉमस माल्थस। माल्थस, ये देखो, माल्थुसियन, ये हेडिंग डाल देंगे इसके नाम की, थॉमस माल्थुसियन का जनसंख्या सिद्धांत, ऐसे लिख दो। और इसके में 2-3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या है देखो इधर, थॉमस माल्थस ने क्या बोला, पहले तो उसकी बुक ही लिखेंगे हम लोग। देखो इधर, इसने 1708, ये तो लिखा ही हुआ है, देखो ऐसे मैं लिख देता हूँ, 1798 में एक बुक लिखी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, ये जनसंख्या पर, जनसंख्या के सिद्धांत, ऐसे लिख देना, जनसंख्या के सिद्धांत। इसकी जो थ्योरी है पूरी, वो जनसंख्या पर आधारित है, पॉपुलेशन पर, जनसंख्या के सिद्धांत। और माल्थस की थ्योरी बहुत लोग मानते हैं, हम ना चाहते हुए ना जानते हुए भी मानते हैं। अगर मैं अभी किसी से बोल दूं कि आप लिखो, सब लोग लिखते हैं, मैं बोल दूं कि चलो भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है, क्यों है, या पर्यावरण की समस्या क्यों है, तो हर आदमी लिखता है जनसंख्या बढ़ी, बड़ी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या, गरीबी क्यों है, बड़ी जनसंख्या। तो ये बड़ी जनसंख्या जो करते रहते हैं, उसका मतलब वो माल्थस थ्योरी को की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसने क्या कहा समझना है, इधर देखो, इसका ये कर्व समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला देखो, कि पृथ्वी के जो संसाधन है वो तो सीमित है, संसाधन असीमित है नहीं, ना, संसाधन सीमित है। जैसे जमीन है, मान लो जमीन, अनाज कितना होगा, जितना उगा सकती है उतने तो उगाएगी, वैसा तो नहीं अनलिमिटेड है। अभी जनसंख्या 8 बिलियन है, 20 बिलियन कर डालो, जमीन उतना ही अनाज, उतना अनाज बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसने क्या बोला कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे जा रही है, ये रिसोर्सेज की लाइन जा रही है, अभी लिखना मत कुछ भी, समझना है बस, ये रिसोर्सेज ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। मतलब आप उपज कैसे बढ़ा पाओगे, धीरे धीरे विज्ञान बढ़ेगा तो धीरे, लेकिन जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ऐसे ऊपर की तरफ। इसलिए उसने ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। जीपी, मैथ में हम लोग जीपी और एपी पढ़ते थे ना, जीपी और एपी, ये दो सीरीज होती है ना। जीपी का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रोग्रेशन, मतलब वृद्धि, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बढ़ेगा। जनसंख्या ऐसे तो बढ़ती है भाई, दो लोगों की शादी, उनके दो बच्चे हुए मान लो, दो की दो शादी हुई है, फिर उनके बच्चे हुए, कितनी कितनी तेज पॉपुलेशन बढ़ेगी। 40-50 साल में पॉपुलेशन कहाँ पहुंच जाएगी पता है, अगर ऐसे होता रहे। क्योंकि इसीलिए उसने बोला वो जीपी में ऐसे बढ़ रही है, जीपी में बढ़ेगी। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है, अनाज है या संसाधन, वो एपी में बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, एपी प्रोग्रेशन उनका होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये लिख देना है, ऐसे नाम लिखने हैं कॉन्सेप्ट। जनसंख्या में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, गुणात्मक वृद्धि होती है। एफपी क्या होता है, किस चीज, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हिंदी बोलो ना कोमल, शुद्ध हिंदी क्या है इनकी, और इसकी एपी की, समांतर वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि और समांतर वृद्धि, यह है गुणांतर, ठीक है, अर्थमेटिक। अरे 1 2 3 लिख दो, समझ में आएगा सब, धीरे धीरे बढ़ रही है। समांतर श्रेणी, हाँ समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब सुनना इधर देखो, तो इसने क्या बोला, इधर देखो सब लोग, माल्थस ने क्या बोला कि कि भाई ये जो संसाधनों की वृद्धि है और जनसंख्या की वृद्धि, पॉपुलेशन का का इंक्रीज है, ये कभी ना कभी भविष्य में समस्या पैदा ही करेगा। ठीक है, जैसे अभी बोला जाता है भाई बेरोजगारी इतनी चीज होने लगी ना,
तो कभी ना कभी उसने बोला कि दिक्कतें आएंगी, डिस्ट्रेस आएगा, और वो ये टाइम होगा जहां पर जनसंख्या वृद्धि और पॉपुलेशन वृद्धि कोलैप्स कर जाएंगे, लड़ेंगे आपस में, और उस समय दिक्कतें आएंगी, अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है माल्थस का। अच्छा, इसलिए उसने बोला, इसने बोला कि भाई जो ये पूंजीवाद है, ये जो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, ये समाधान नहीं है। समाधान है जनसंख्या नियंत्रण। क्या बोला इसने? कि आप संसाधनों को उतना बढ़ा ही नहीं सकते कि आप जो जीपी में जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए मतलब सबको बराबर मिल जाए, सबके लिए चीजें उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ही एक बड़ा उपाय है। आप कोई मॉडल अपना लो, चाहे पूंजीवाद अपना लो, चाहे साम्यवाद अपना लो, आगे हम देखेंगे क्या होता है, किसी में मतलब जस्टिस या न्याय नहीं मिलेगा। ये इसका बेसिक सिद्धांत है। इसीलिए पता है इसने क्या क्या किया? जो मैल्थुसियन विचारधारा के लोग होते हैं, अभी भी कहा जाता है, ये कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ना तो आ जाएगा कि ये नेता जो है ये मैल्थुस की बात कर रहा है, मैल्थुसियन। क्योंकि मैल्थुस क्या कहता था कि जो गरीबों को सहायता दी जाती थी, हेल्थ, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो कहता था ये कुछ नहीं देना चाहिए। मैल्थुस, फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, ये मैल्थुसियन विचारधारा मानी जाती है, जो ये कहते हैं फ्री में क्यों दिया जा रहा है गरीबों को। ठीक है, कि ये कहता था कि इससे क्या है, वो और इनकरेज होंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये माल्थुसियन थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, कि फ्री जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट के बड़ा खिलाफ रहता था कि लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। उसने बोला लोक कल्याणकारी राज्य जो बनेगा वो दिक्कत में आ जाएगा, यहाँ समस्याएं आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा लिख लेना, खाली ऐसे से मत करो कॉन्सेप्ट, कि काम आते हैं सब। हाँ, लिख देना इसने फ्री हेल्थ और फूड इन सब का विरोध किया, या वेलफेयर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। इसके इस सिद्धांत को पता है क्या कहा जाता है? और ये सब वर्ड जब कोई यूज करेगा, ऐसे वैसे में यूज करोगे तो बहुत बड़े काम के होते हैं। इसको कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। वर्ड सुना है? नहीं सुना किसी ने? सोशल डार्विन का, इधर देखो, ये तो सबने पढ़ा है, एनवायरमेंट में बताया भी था। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो वो सर्वाइव करेगा इस प्रकृति में जो फिट होगा, जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालेगा। ठीक है, इसलिए प्रकृति कहा जाता है ना, जंगल का नियम बड़ा कठिन होता है। जंगल में अगर लंगड़ा हिरन है तो फिर मारे गया वो, फिर बचेगा नहीं, फिर तो शेर ले गया उसको, क्योंकि वो सरवाइव कैसे कर पाएगा भाई जंगल में इतने। तो प्रकृति जो है, कही जाती है ना, प्रकृति बड़ी बेरहम है। प्रकृति जब के अनुरूप जो अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। यही काम इसने इसमें बोल दिया, देशों के लिए बोल दिया, या अर्थव्यवस्था के लिए। इसने बोला कि जो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, या जो गरीब हैं, जो हेल्थ उसमें हैं, तो उनको हेल्प देने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सोशल सामाजिक डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी प्रकृति में अप्लाई होती है, लेकिन ये चाहता था समाज में भी अप्लाई की जाए। जो मतलब पीछे रह गए हैं, जो रह गए उनको हटाओ, गायब करो, ना कहने का मतलब कि उनको क्यों समर्थन देना, क्यों हेल्प देना। ठीक है, अब गलत लग रही ना थ्योरी इसकी? तो मैल्थुसियन की थ्योरी अच्छी नहीं। अभी तो मैंने बस थ्योरी बताई, अब इसके विरोध में बहुत लोगों ने बोला कि भाई इसकी थ्योरी गलत। इसकी थ्योरी बहुत गलत प्रूफ हुई। देखो, शुरुआत में तो ठीक ठीक लग रही है, लेकिन इसकी थ्योरी गलत प्रूफ हुई। गलत कैसे प्रूफ हुई? इसने बोला कि कुछ ही समय में, जिस हिसाब से जनसंख्या, इसने बोला इसके इस थ्योरी के हिसाब से 25 साल में जनसंख्या हर देश की दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी थ्योरी के हिसाब से, 25 ईयर में। और इसने बोला कि अनाज इतनी तेज बढ़ेगा नहीं, और लोग इसलिए महामारियां आएंगी, भुखमरी होंगी, ये सब होगा। अच्छा, शुरुआत में जब भारत देखो गुलाम था तो भुखमरी आती भी, अकाल पड़ते थे बड़े बड़े, तो लोगों को लगता था मैल्थुस या क्या बड़ा योग्य आदमी था, क्या देखा इसने फ्यूचर, भविष्य को। ठीक है, लेकिन फिर अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया, बोला कि ये अकाल जो पड़े हैं भारत जैसे या कहीं, वो अनाज की कमी की वजह से नहीं, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुए। अनाज तो इतना उत्पादन किया गया, अब मैल्थुस की थ्योरी फेल तो हो गई। भारत की जनसंख्या, तब अनाज अकाल पड़ रहे थे, और आज के टाइम पे जब 150 करोड़ हो रही है, तब अनाज इतना है फ्री गोदामों में भरा हुआ है, सरकार 5 किलो 10 किलो फ्री बांट रही है किलो। तो मार्क्सिस्ट तो कह रहा था कि अनाज इतना उत्पादन ही नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। हेल्थुस ने कहा था जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कतें आएंगी। चाइना 150 करोड़ हो गया, और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन, क्योंकि उसने अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ऐसी चीजों को लगा दिया। तो इसकी, हाँ,
इसकी इसकी मैल्थस की जो भविष्यवाणियां थी, जो चीजें थी, वो बहुत गलत साबित हुई चीजों पे। इसने बोला कि जितना लोग मतलब, तो उसने बोला कि जो गरीब होंगे, जो कम पढ़े लिखे होंगे, वो भी जनसंख्या पैदा करेंगे, और जो कंफर्ट में आ जाएंगे वो भी जनसंख्या बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत है। लेकिन ऐसा देखा गया कि यूरोप के देश जो जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, उन्होंने पॉपुलेशन पे बहुत कंट्रोल कर दी। और ऐसा भी देखा गया, बहुत से लोग जो गरीब हैं, वो अवेयरनेस के चक्कर में, जब उनको अवेयर जागरूक किया गया, तो उन्होंने जनसंख्या कम कर दी। तो माल्थिस की थ्योरी अभी के टाइम पे मानी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसने जनसंख्या को एक बड़ा कारक माना, अभी भी माना जाता है जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर। तो इसके नाम से बहुत चीजें पूछी जाती हैं जनसंख्या के सिद्धांत। और सोशल डार्विन वर्ड जरूर लिख देना। समाज में, हाँ, सामाजिक डार्विन सिद्धांत क्या है? कि जो सामाजिक रूप में से जो लोग पीछे हैं, गरीब है, वंचित हैं, सोशल डार्विन ने, सामाजिक डार्विन का, तो समाज में वंचित हैं, पीड़ित है ना, उनको किसी भी तरीके की आर्थिक मदद या किसी भी समर्थन का विरोध, हाँ, ये ना दी जाए क्या, या विरोध ही है सोशल डार्विन। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज के टाइम लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग हैं, सुने होंगे। मैं कितना सो मिलता हूँ, वो इंजीनियर हैं बस, इधर उधर हैं, उनसे बात करोगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट बताओ, कहते अरे यार, हमसे टैक्स लेके सरकार गरीबों में बांट देती है, हमारे लिए क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही। बहुत करती है। तो हाँ, तो उनको पता नहीं है सिस्टम कैसी चीजें चल रही हैं। तो मैल्थस का सिद्धांत हो गया। अब हम लोग जो आ रहे हैं, अब बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ये देखो, देखो एक तरफ, और ये थोड़ा सा नाम कहीं पे बस लिख देना, एक तरफ आया एडम स्मिथ, और अभी हमने लिखा दूसरा आदमी कौन था? अरे इनके नाम मत भूलना। डेविड रिकार्डो। और इन्होंने जिस व्यवस्था का सपोर्ट किया, वो कैसे विकसित, कैसे जानी गई? पूंजीवाद। हालांकि ये लोग बात कर रहे थे फ्री मार्केट की, किस चीज की? मुक्त बाजार की, बाजार को फ्री रखो और सप्लाई डिमांड का सिद्धांत अपने आप काम करे, सप्लाई और डिमांड का सिद्धांत। लेकिन वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो गया? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ये हर चीज, हर जगह किसने ले ली? पूंजी ने ले ली। पूंजी ने ले ली, और पूंजी कुछ लोगों के पास जाके सीमित होते होते, और उसमें असमानता आ गई, दिक्कतें आ गई, बहुत समस्याएं आ गई। ठीक है। अच्छा, जिन देशों ने इनके मॉडल को फॉलो किया फ्री मार्केट का, वो पूंजीवादी देश कहलाए। उसमें इंग्लैंड भी था, उसमें अमेरिका भी था, ठीक है, उसमें स्पेन, पुर्तगाल, ये सब थे। अच्छा, इन लोगों ने फिर क्या किया, इधर देखो, इन लोगों ने फिर क्या किया, इन देशों ने अपने देश में तो बहुत प्रगति की, लेकिन ये पूंजीवाद इतना बड़ी समस्या बन गया कि इसकी, इसे कहते हैं ना, लालच का कोई वो नहीं, अंत नहीं होता। इन लोगों के पूंजी के अंदर, पूंजी की इतनी लागत, इतना लालच आया कि ये दूसरे देशों को भी गुलाम बनाने लगे। और पूंजीवाद ही जो था, वो उपनिवेशवाद में कन्वर्ट हो गया, और इन्होंने देशों को गुलाम बनाना। अच्छा, पूंजीवाद की दो बहुत बड़ी समस्याएं इसकी जो देखने को मिली, ये तो दूसरी समस्या थी जो मैंने बताया, देशों को गुलाम बनाया। जो सबसे बड़ी समस्या थी इस पूंजीवाद की, वो समस्या थी कि इसने दो वर्ग बना दिए पूरी दुनिया में, और एक था अमीर वर्ग या क्लास, और दूसरा क्या है? गरीब। ठीक है, अमीर और गरीब वर्ग में पूरी दुनिया को बांट दिया। ठीक है। ये जो थे, ये मालिक थे, और ये मजदूर थे सब। ये क्या है? लेबर्स या मजदूर हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में लेबर्स की बहुत बुरी हालत, शुरुआती दौर में जब ये पूंजीवाद चला है, औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें लगाई जाने लगी। अब इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ ना कुछ होना था, अति हो गई थी, क्योंकि लेबर्स की हालत बहुत खराब, और ऊपर से इन देशों ने, चार पांच देश थे, गिन के हो गया, अगर आप देखोगे हिस्ट्री पढ़ोगे जब, वर्ल्ड हिस्ट्री, सिर्फ चार पांच देशों ने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा, उपनिवेशवाद बना रखा। तो इसका विरोध तो होना ही था, क्योंकि अति हो चुकी थी। एक तो इतनी असमानता, इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी हद से ज्यादा हो गई, और ऊपर से ये वाली प्रॉब्लम।
तो फिर क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। और एक बहुत फेमस जो फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर आया जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने एक नई विचारधारा दी जिसको कहा जाता है साम्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्यवाद। इनके विरोध में बिल्कुल दूसरी विचारधारा आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म या साम्यवाद। साम्यवाद। और ये दी किसने है? कार्ल मार्क्स। हम लोग कार्ल मार्क्स का नाम डालेंगे और फिर पढ़ें। ये देखो, अच्छा, अब ये सब कुछ दिमाग में जो पहली बार पढ़ रहा होगा आ सकता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ये कहानी। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पे चली। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पंचवर्षीय योजनाओं वाला, 5 ईयर प्लान, और हमने 70-75 साल क्या किया है। हाँ, उस टॉपिक को समझने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं कि भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया, एडम स्मिथ वाला, कार्ल मार्क्स वाला, या कौन सा रास्ता। हाँ, ये वाला। तो इस वजह से ये पढ़ना पड़ रहा है, हमें समझना पड़। तो देखो, कार्ल मार्क्स के बारे में हम कुछ चीजें लिखते हैं, पहले समझते हैं। इधर देखो, अर्थ और जन्म से कोई मतलब नहीं हमारा। कार्ल मार्क्स ने 1848 में, ये विद ईयर फिर से लिखेंगे, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये इसके अपने एक फ्रेंड, इसका दोस्त था फ्रेडरिक एंजल्स, इसके साथ में, इसका भी नाम लिख देना। मार्क्स का तो सबसे इंपॉर्टेंट ही नाम ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से बुक। एक बुक इसने और लिखी, यही लिख दो, फिर इसकी हम थ्योरी बताएंगे। इसकी दूसरी बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल, दोनों बुक बहुत फेमस हैं, सबने सुनी भी होंगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलती भी रहती है हमेशा। हाँ, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही कम्युनिज्म निकला है, साम्यवाद जिसको हम, विचारधारा। हाँ, दास कैपिटल बुक दूसरी है। विद ईयर लिखना है सबको, ऐसे मत लिख देना, ईयर सबके लिखने साथ में। 67, दास कैपिटल, वो 48 है, ये 67। हाँ, चलो, अब इधर, अब इनको समझते हैं हम लोग, मार्क्स को समझते हैं, कार्ल मार्क्स। देखो, मार्क्स ने, इधर सब लोग समझो, देखो, मार्क्स ने जो अपनी फिलॉसफी का नाम इसका पड़ा उसको कम्युनिज्म कहा गया। साम्य, देखो ये वर्ड ही समता से बना, साम्य मतलब बराबरी, साम्य का मतलब बराबरी, कॉमन, कम्युनिज्म मतलब कॉमन, कॉमन वर्ड से बना हुआ है, वर्ड बड़ा अच्छा है, साम्यवाद, समानता। तो इसने बस समानता के लिए किया। ये जो अमीर गरीब का जो असमानता हो गई थी पूंजीवाद में, इसने बोला कि इसको हटाने के लिए हमें एक दूसरा अल्टरनेटिव मॉडल लाना पड़ेगा। पूंजीवाद या फ्री मार्केट के हिसाब से तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने बोला, कार्ल मार्क्स क्या बोलता था कि जो फ्री मार्केट एडम स्मिथ बोल के गए हैं कि बाजार को फ्री रहने दो, तो बोला कि बाजार फ्री होता ही नहीं है। जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए निर्णय लेने वाले, वो पूंजीपतियों से साठगांठ करके बाजार को चलाते हैं और फ्री रहने ही नहीं देते। इसलिए कभी बाजार फ्री हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल बताऊं, वैसे ऐसे चीजें वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन पता सबको होता है कि जैसे सोच लो जियो, रिलायंस जियो, हम आगे पढ़ेंगे भी बाजार के सिद्धांत में जब बाजार के टाइप पढ़ेंगे, कि जब जियो आया था उससे पहले कितने सिम वाले, कितने कितने नेटवर्क चलते थे, बहुत सारे फोन चलते, अलग अलग टाइप के टेलीकॉम। ठीक है, लेकिन जियो आया, जियो ने क्या किया, सबको सस्ता कर दिया पहले, फिर सस्ता करने के बाद वो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो छोटे थे, वो सब गायब हो गए, खत्म हो गए, और फिर उसने कीमतें बढ़ानी अपनी शुरू। ठीक है, सरकारों का काम होता है कि आप फ्री मार्केट होने दो, आप ऐसी ऐसी कोई नीति ना लागू करने दो जिससे छोटे नुकसान पहुंचे।
सरकार ने वो काम नहीं किया वहां पर। पता है भारत में एक कंपटीशन कमीशन बना है, प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया है संस्था, उसका काम होता है कि इन चीजों पे नजर रखना कि सिर्फ पूंजीपतियों के पास हर चीज ना जाने लगे सेक्टर। लेकिन सरकार, पता है सरकारें कैसे काम करती हैं, कोई भी हो A to Z, तो उसको दिया गया और पूरा सेक्टर ले गया, एक दो लोग ही बस बचे हैं। ठीक। तो हाँ क्या, हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, मार्क्स तो यही कहता था कि जो पूंजीपति लोग हैं ये सरकारों के सहयोग से इन्होंने पूरी पूंजी पे कंट्रोल कर लिया है, और जो मजदूर वर्ग है वो बाहर है। और इसीलिए उसने अपनी नई थ्योरी दी साम्यवाद। अभी ये थ्योरी क्या है समझना है। इसमें इसने इसकी इसने इसके थ्योरी में कई छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो पूछे जाते हैं नाम से, और वो हम लोग देखेंगे। नंबर वन जो पहला है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, बहुत पूछी जाती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होती है और किसने दी? नाम तो पता ही है, हर चीज में क्या आएगा अब, कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य मूल्य का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें इसने वही चार चीज बताई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी टेबल के नाम पे, वो इसी की थ्योरी थी, इसलिए उसने पूंजीवाद की असमानता बताई कि देखो उधर, इसने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि कैसे जो बाजार फ्री मार्केट का जो एडम स्मिथ ने बोला था, वो फ्री मार्केट कैसे पूंजीवाद में बदल गई। उसने बोला ये बदली ऐसे कि देखो उधर, कि मैंने बताया था कि अगर कोई लकड़ी पड़ी हुई है, वुड है, उससे चेयर बनाई गई, और चेयर बनाने में श्रम लगा, क्या लगा, लेबर लगा, तो वो जो 200 रुपए की लकड़ी थी 2000 की चेयर हो गई, तो 1800 का श्रम लगा। तो उसने फ्री मार्केट के हिसाब से, अच्छा अगर न्याय की बात करोगे तो ये 1800 रुपए हैं, ये कैसे मिलने चाहिए? जिसने बनाया है उसको मिलना चाहिए, जिस जगह पर बनाया गया है, जिसने अपनी जमीन दी उसको मिलना चाहिए, ठीक है, जिसने अपना पैसा पूंजी लगाई थी उसको मिलना चाहिए। तो जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ना, चार, उनमें बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। 1800 रुपए चारों में बढ़ जाना चाहिए, श्रम में, उद्यमिता में, लैंड में और पूंजी में। जिसने 200 रुपए खरीदा भी था, लकड़ी खरीद के लाया था, उसको भी एक्स्ट्रा थोड़ा 100 रुपए मिल जाए, 200 रुपए, तो सब में बढ़ जाना चाहिए था ना। इसी को कहते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेकिन मार्क्स ने कहा ना ना, ये इसमें हुआ ही नहीं। हुआ क्या कि जो पूंजीवाद, जो उद्यमी था, उसने क्या था, ये 1800 रुपए, ये जो श्रम था उसका एक बड़ा हिस्सा उसने सरप्लस जो था वो अपने पास रख लिया। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त मूल्य इसने 1800 का 1800 अपने पास रख दिया, और जो मजदूर था उसको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का पैसा दिया उसको, जिससे उसका काम चले। न्यायोचित बंटवारा नहीं किया गया यहीं पर, और बोला कि उद्यमी जो है वो कभी न्यायोचित बंटवारा करेगा ही नहीं, और जब न्यायोचित बंटवारा नहीं करेगा तो अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा। वो बोलते हैं, उसने बोला सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, कि जो श्रम की कीमत है, श्रम का जो मूल्य है, वो उद्यमी के प्रॉफिट में चला गया। बस इतना ही लिख देना उसमें, तो श्रम की कीमत है या श्रम का मूल्य, जो श्रमिक को जितना मिलना चाहिए वो किसको चला गया, उद्यमी के प्रॉफिट में, फायदे में चला गया। श्रमिक का हिस्सा, शॉर्ट में देखो अपनी लैंग्वेज में देखो, याद रहेगा तो श्रमिक या लेबर का जो हिस्सा था, पार्ट था, वो एंटरप्रेन्योर के पास में, या कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी है उसके पास चला, उद्यमी के पास चला गया। इसीलिए कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसको अतिरिक्त फायदा मिला, और इसी से असमानता का सृजन हुआ, असमानता क्रिएट हुई, इनइक्वालिटी आई। ठीक, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट, और देखो इधर, वो कॉन्सेप्ट हालांकि इतने लोगों ने दिया है,
तो इसलिए एग्जैक्ट पता भी नहीं होता किसने किसने दिया, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है तो हम लोग 2-3 नाम भी लिखेंगे उसमें, वो इसी से जुड़ा हुआ है। उसको फेमस तो इसी ने किया, कार्ल मार्क्स ने ना। इसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ वेजेस, मजदूरी का लौह नियम। क्या है ये? मजदूरी का लौह नियम। आयरन लॉ। इसमें एक तो आपको कार्ल मार्क्स का नाम मिलेगा ऑप्शन में, मिलेगा एक का ही, ये भी मैंने चेक किया, जब ऑप्शन आएगा तो इनमें से मिलेगा 2-3 में से एक का ही नाम, तीनों के नहीं कभी दिए जाएंगे। ठीक है, या तो नाम मिलेगा डेविड रिकार्डो का जो अभी हमने पढ़ा था, और या तो नाम मिलेगा, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स से पहले ये लोग दे चुके थे, ये बात बोल चुके थे, फर्डिनेंड लेजाल, डबल एस है, डबल एस ए डबल एल ले, और या तो कार्ल मार्क्स का। अब सुनना इधर, ये है क्या, और ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो मजदूरी का लौह नियम किसने दिया? हाँ, फर्डिनेंड। सुनना इधर, इसमें है क्या, इसने बोला कि ये जो उद्यमी है, देखो उधर, उद्यमी है, एंटरप्रेनर है, वो मजदूर को उतना ही पैसा देगा जिससे वो सरवाइव कर सके या जीवित रह सके। वो कम नहीं देगा जिससे मजदूर बीमार हो जाए या फैक्ट्री छोड़ के भाग जाए। वो ज्यादा नहीं देगा कि वो स्वतंत्र हो जाए और अपना काम शुरू करे। तो मजदूरी का लौह नियम, आयरन लॉ इसलिए इसको कहा जाता है कि जो मिल मालिक होते थे उस टाइम पे, वो उतना ही पैसा देंगे, उतना ही खिलाए पिलाएंगे जिसमें वो परिवार, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा उसके यहाँ काम करते रहे। इतना भी कम नहीं देंगे कि वो बीमार पड़ जाए और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, और इतना ज्यादा नहीं देंगे कि जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को अच्छा कर दे, क्योंकि फिर वो काम नहीं करेगा उसके यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं मजदूरी का लौह नियम। लिख देना कि जो उद्यमी होगा वो मजदूरों को जीने योग्य ही, जीने योग्य बोलते हैं ना, लिविंग वेजेस ही देगा, या मिनिमम वेज लिखो ना, तो न्यूनतम वेज, न्यूनतम मजदूरी ही देगा, न्यूनतम मजदूरी ही देगा, आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहते हैं। अभी तक अब अभी भी पूछोगे किसने दिया है, ये इसने दिया है, और कार्ल मार्क्स ने इसको पॉपुलर किया है, फेमस किया है, ऐसे नाम लिखो। नहीं दी, अभी मैंने बोला नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी तीनों के नाम है तो बस पॉपुलर करने वाले कार्ल मार्क्स का लगाओगे आप, लिख दोगे गिवन बाय ये, और पॉपुलराइज बाय कार्ल मार्क्स, इसको प्रसिद्ध किया है कार्ल मार्क्स ने, मजदूरी के लौह नियम। हाँ, बस मूल आवश्यकताओं की, जिससे वो काम में लगा रहे बस। ठीक है, ये सिद्धांत बड़े अच्छे अच्छे हैं, यूनिक हैं, लेकिन ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, वरना इनमें काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ी जाती हैं। अच्छा, अगली चीज देखो मार्क्स की, अगला कॉन्सेप्ट मार्क्स ने क्या दिया, कि देखो जब अमीरी गरीबी हो चुकी है तो इसने बोला क्या होगा, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष चलेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि दो क्लास बन चुकी, क्या बन चुका है, दो वर्ग बन ही चुके हैं, अमीर और गरीब, और इसलिए उन दोनों में हमेशा संघर्ष चले। अमीर अमीर जो है वो गरीब को कभी उठने नहीं देगा, और गरीब जो है वो अपने हकों के लिए लड़ता रहेगा, हमेशा कोशिश करता रहेगा। ठीक है, वो कभी बराबरी पे नहीं आए, उसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें इसने बताया दो वर्ग बन जाएंगे, उसने उसको नाम दिए, तो नाम या अलग से जरूरी है। इसने जो अमीर वर्ग था, उसको रिच वर्ग था, उसको नाम दिया बुर्जुआ। तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, खाली नाम, खाली नाम। अब इसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, बोर्जुआजी लिखते हैं हम, बुल बुल देख ही नहीं सकते। और जो गरीब वर्ग था उसको उसने नाम दिया प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट। इसको हिंदी में बोला जाता है उस सर्वहारा, तो हर जगह से हारा है, सर्वहारा।
सर्वहारा। और इसने क्या बोला, इन दोनों में संघर्ष चलता रहेगा। ऐसे लिख, बुर्जुआ। ऐसे कुछ होगा, बॉर्जुआजी। लिखते हैं बुर्जुआ, अमीर वर्ग। खाली नाम नाम पूछे जाते हैं, प्रोलिटेरिएट और ये सर्वहारा। हाँ हाँ, हिंदी में तो ठीक। तो देखो, और इसने वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट दिया कि ये क्लास स्ट्रगल चलता ही रहेगा, नहीं, जब तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में, प्रशांत, नहीं, तब तक ये क्लास स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा, वर्ग संघर्ष। और इस वजह से इसने पता है क्या किया, देखो, अच्छा, इसका इसने सोल्यूशन बड़ा गड़बड़ दिया, मार्क्स ने। मार्क्स का सोल्यूशन बड़ा खतरनाक था। इसी वजह से मार्क्सवाद जो है अभी के टाइम पे ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ज्यादा प्रचलित। क्या हुआ, देखो इसने क्या बताया कि इस सिस्टम को कैसे सही किया जाएगा। तो इसने बोला कि जो ये सर्वहारा वर्ग है, मजदूर हैं, ये सब एक रिवॉल्यूशन करेंगे, क्रांति करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन या क्रांति। और वो भी क्रांति कैसी होगी, वायलेंट रिवॉल्यूशन का इसने सपोर्ट कर दिया, हिंसक क्रांति, कि सबको संगठित होना पड़ेगा। और अब जो ये बुर्जुआ क्लास है, अमीर वर्ग, इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, और हम लोग, और फिर जो शासन है, सत्ता है, उस पर इनका कंट्रोल होगा, गरीब सर्वहारा का कंट्रोल होगा। और जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है पूरी, जो संपत्ति है वो पब्लिक कर दी जाएगी। कैसी कर दी जाएगी, देखो पूंजीवाद में संपत्ति कैसी होगी, निजी संपत्ति होगी, प्राइवेट। कैसी है, ये पूंजीवाद में चलेगा। कैपिटलिज्म में निजी संपत्ति, संपत्ति पर किसी का हक है, ठीक है, व्यक्तियों का हक है। जबकि इसने बोला कि जो हमारा साम्यवाद आएगा, में हम क्या करेंगे, पूंजी को पब्लिक कर देंगे या स्टेट कंट्रोल कर देंगे। पे किसका कंट्रोल होगा, राज्य द्वारा नियंत्रित होगा। संपत्ति किसकी, राज्य द्वारा नियंत्रित, स्टेट कंट्रोल्ड पूरी तरीके से। इसलिए देखो, जहां जहां पर कम्युनिस्ट सरकारें हैं, अभी जब भी जहां जहां पर होते हैं, वहां पर स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, पूरा संपत्ति। भारत में भी थोड़ी थोड़ी कोशिशें की गई, हर चीज को नेशनलाइज कर देते थे ना पहले, राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ही है, तो कंपनी किसकी हो गई, अब सरकार की, राष्ट्रीयकरण। तो इसने बोला ये जब क्रांति होगी तब ये व्यवस्था विकसित होगी, ठीक है। तो ऐसे इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिज्म सामने। इसकी दो सिद्धांत हमें और लिखने हैं, और ये बहुत काम के फिर से। इधर देखो, एक इसका सिद्धांत है वो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी इवन जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तब भी नाम आता है इस कॉन्सेप्ट का। देखो उधर सब लोग इसको कहते हैं कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसने, इधर देखो पहले समझ लो थोड़ा, इसने ये बोला, जैसे हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो इतिहास हम कैसे पढ़ते हैं, तो राजा रानियों महाराजों वंशों के बारे में, ये वंश आया इसके बाद ये वंश, ये वंश इसके बाद ये वंश हुआ, ऐसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। आ, वो जो हिस्ट्री है वो कल्चरल हिस्ट्री या कहीं कहीं पर नेशनल हिस्ट्री, राष्ट्रीय इतिहास, ऐसे नामों से जाना। मार्क्सवादी इतिहास अलग होता है। जो मार्क्स, ये पता है, मार्क्सवादी अब इतिहास लिखने वाले अलग इतिहासकार होते हैं। उनकी जब किताबें आप पढ़ोगे ना, तो आपको राजा रानी का नाम ही नहीं मिलेगा, एक आध आएगा। पता चला बस पूरी किताब पढ़ रहा है, दो एक बार अशोक का, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया, और कहीं है ही नहीं, पूरी एंशियंट हिस्ट्री खत्म। क्योंकि वो मार्क्सवादी इतिहासकार क्या करते हैं, बस ये बताएंगे कि वहां गरीब कैसे रह रहा, आम आदमी क्या कर रहा था, क्या खा रहा था, क्या पी रहा था, कैसे रह रहा। उनके लिए राजा रानी मतलब नहीं रखते। उनके लिए संपत्ति किसके पास में थी, संपत्ति पर नियंत्रण किसका था, लड़ाइयां संपत्ति की वजह से होती, राजा रानी की वजह। तो वो सब प्रॉपर्टी को बेस मानते हैं, बस प्रॉपर्टी के रिलेशन देखें कैसे चल रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। मतलब भौतिकवाद मतलब संपत्ति वगैरह हो गई ना, भौतिकवाद। ये पूरा इतिहास जो बढ़ा है आगे, वो भी भौतिकवादी चीजों के आधार पर ही बढ़ा है। हम पहले हेडिंग डालेंगे, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म।
डायलेक्टिक नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नाम लिख देंगे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल में क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद। सिर्फ नाम पूछते हैं, किसने कॉन्सेप्ट दिया ये। इसमें इसने क्या बताया देखो इधर, शॉर्ट में, इतना हमें ट्रेंगल वेंगल नहीं बनाने, बस एक दो पॉइंट लिखने हैं बस। इसने इसमें पूरा बताया कि इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा है, हम लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो उसमें उसने पहला चरण बताया कि पहले हम ऐसे रहते थे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ऐसे आए, और फिर कहाँ पहुंचेंगे। तो इसने 5 चरण बताए इतिहास के। देखो इधर 5 पॉइंट हो गए, पहले समझना। इसने बोला कि पहले जो लोग थे ना, जो शुरुआती लोग थे, आदि मानव, वो साम्यवादी थे, बराबरी वाले। इसलिए उसको बोला इसने प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आदिम साम्यवाद बोला जाता है। आदिम मतलब पहले वाला। उसमें क्या देखो, जो आज जो 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 पुराने लोग थे, जो मतलब आदि मानव, जो पाषाण काल में लोग रहते थे, तो उसमें पूंजीवादी थे ही नहीं। जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बताई है कि स्टोन एज के लोग कैसे होते थे, हंटर गैदरर होते थे, फल फूल और शिकारी होते थे। संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खाने जाते थे बस, सुबह निकले, खाने खाने की तलाश में निकले। तो प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट में, खाना ले आए, सबने बांट के खा लिया, वो साम्यवाद मतलब बराबरी थी। इसलिए इसने बोला कि शुरुआती जो एरा ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, शुरुआत में आदिम साम्यवाद था, सब बराबरी में थे और बांट मिलजुल कर खाते थे। अच्छा, फिर इंसान की, ये भी देखो हिस्ट्री पूरी रिलेटेड है इससे, हम लोग ऐसे पढ़ते भी हैं। फिर क्या हुआ देखो, जब नियोलिथिक पीरियड आता है, हाँ, नवपाषाण काल, उस टाइम हम देखते हैं पहले गांव बसे, लोग बसना शुरू, और जैसे ही बसना शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। तो बसने का मतलब जमीन पे अधिकार होने लगा। अब हम यहाँ बसे, हमारा गांव यहाँ, ललित का गांव इधर, बात शुरू। ललित कितना जमीन घेरेगा, मैं कितनी घेरूंगा। जिस आदमी ने, कहते हैं ना, पहली बार कदम रखा कि मैं यहाँ बसूंगा, उसी ने लड़ाई की जड़ डाल दी। हाँ, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो बोले जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, तो दौर बदल गया तुरंत। ठीक है, पहले दौर आया एरा ऑफ स्लेवरी, इसको बोलते हैं दास्ता का युग। आया दास्ता का युग, ठीक है, गुलामी का युग। उसमें लोगों ने, जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने, अच्छा, उन्होंने काम करवाने थे लोगों से, तो जो कमजोर लोग थे उनको गुलाम बनाना, दास बनाना शुरू, काम करवाते। तो इतिहास में भी यही होता है, आप देखोगे शुरुआती दौर में, ठीक है, गुलामी का कॉन्सेप्ट चलता था, दास्ता का युग चलता था, वही काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको बनाया जाता था। फिर दासों का रोल खत्म हुआ, और रोल जब आबादी बढ़ी तो अनाज का रोल और बढ़ा, तो युग जमीन का बढ़ा, जमीन की कीमत बढ़ी। बाद में जमीन की कीमत नहीं थी, दासों की थी, गुलामों की। फिर जो युग आया, उसको बोला गया फ्यूडलिज्म या सामंती। क्या बोला गया? सामंती। इसमें भूमि या लैंड की कीमत बढ़ी। फिर सामंती युग भी खत्म हुआ और मशीनें आ गई, जो अभी चल रहा है। ठीक है, अब जमीन से भी कोई फर्क नहीं है, जमीन आप कितनी रख लोगे, जमीन ले लो आप, जमीन, जमीन से बड़ा पूंजीपति बैठा बिना जमीन का बैठा हुआ है। ठीक है, और अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, किसके, उनके पास, एलन मस्क के पास कौन सी जमीन है? कितनी जमीन है उनके पास? जमीन का पूंजीवादी नहीं। अब क्या है, कैपिटल, खुद पूंजी जो है, वो उसका रोल सबसे बड़ा है, कैश, पैसा है उसका बड़ा। और जो युग आया वो क्या आ गया, एरा ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का युग, जो अभी चल रहा है, पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद में जिसमें अमीर गरीब रहेंगे। और इसलिए बोला कि इस पूंजीवाद को खत्म करके जब हम क्रांति करेंगे, तो हमारा फाइनल समय आएगा, जिसको बोला जाएगा साम्यवाद, में फिर से सब बराबर पे आएंगे, और प्रॉपर्टी, संपत्ति राज्य द्वारा नियंत्रित कर ली जाएगी, और सबको बराबरी के हिसाब से दिया जाएगा, ऐसा सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट जब सुनोगे तो बड़ा सही लगता है, कि बड़ा सही सही बातें बोली इसने कॉन्सेप्ट। हमें बस फेज लिखने हैं कि इसके ऐतिहासिक भौतिकवाद में कितने चरण थे, उनके नाम लिख देने, एरो सीक्वेंस लगा लगा के। सबसे पहला कौन था, दूसरा कौन था? ये दास्ता का था, और ये था आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, ये 5 पॉइंट बस लिख देने हैं।
कि इतिहास को कार्ल मार्क्स ने कितने हिस्सों में बांटा। अब फोर्थ से देखो, इधर चौथे से पांचवे पे जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? रेवोल्यूशन की, क्रांति की, या क्रांति। रेवोल्यूशन की जरूरत है। हाँ, सामंती में मेन चीज क्या है? भूमि, लैंड पे कंट्रोल को है। हाँ, वही जमींदार ही तो जमीन के मालिक हैं। मेन कीमत किसकी? जमीन की। यहाँ दास की कीमत है, गुलामों की। वहां पे कीमत मशीनों की, पूंजी, यहाँ पे पूंजी की कीमत है, कैपिटलिज्म, इसलिए पूंजीवाद का जो अभी माना जाता है कैपिटलिस्ट युग। और फाइनल इसने क्या बोला? क्या होना चाहिए? साम्यवाद या कम्युनिज्म होना चाहिए। पांचवा चरण। अच्छा, लिख दिया। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट था ये कार्ल मार्क्स का, इसका मतलब ये नहीं थी कि ये नहीं था कि इसका कॉन्सेप्ट चला नहीं। इसका कॉन्सेप्ट चला भी। इसी के सिद्धांतों पर 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई। ये भी हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको, रशियन या रूस क्रांति। और रूस की क्रांति में इसको एक कार्ल मार्क्स को एक चेला मिल गया, शिष्य मिल गया, जो कभी मिला नहीं था, बस पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में, कैसे गरीबों को संगठित करना है, मजदूरों। और उसका नाम था लेनिन, जो रूस की क्रांति का लीडर था। उसकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी, हाँ, पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी। ये रशियन रूस की क्रांति की पार्टी थी और लेनिन इसका लीडर था। और इसने रूस में क्रांति कर दी बिल्कुल कार्ल मार्क्स के विचारों से। वहां पे देखो, इधर सब लोग, वहां का इवन जो रूलर था उस टाइम पे, राजा चार निकोलस टू, वो भी मार दिया गया। राजा वाजा, प्रॉपर्टी, अमीर अमीर सब खत्म। पूरी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दी गई, रूस की राष्ट्रीयकरण कर दी। और लेनिन ने फिर से पूरी रूस को नए सिरे से बनाया। और उसमें उसने पहली बार महिला, अच्छा, कम्युनिज्म में सबको बराबरी होती है, महिलाओं को बराबर अधिकार, पढ़ने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, सबके लिए शिक्षा फ्री, सबके लिए हेल्थ फ्री रूस में। ये देखो। अच्छा, अब सोचो, अपने आप सोचो कि रूस ने कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा करके दिखाया। मतलब 5-10 साल के अंदर रूस में बहुत बेहतर व्यवस्था लेनिन ने विकसित कर। उसने अपने यहाँ पर बिल्कुल प्लान तरीके से व्यवस्था बना दी, इसीलिए प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, कॉन्सेप्ट ना, लेनिन ने। अब देखो, लेनिन के बाद इसका स्टालिन आया, स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसका तो आइडिया था, ये ज्यादा दिन नहीं जिया लेनिन उसके बाद, लेकिन ये रूस की क्रांति का लीडर था, जनक था। अब सोचो, इधर देखो, एक चीज बस, यहीं पे ये टॉपिक का हमारा बस 2-4 पॉइंट में एंड होना, समझना है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा इसलिए क्योंकि हमें भारत को समझना था कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारा जो पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री पढ़नी, समझनी थी, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखो, भारत 1917 के टाइम पे गुलाम था। ठीक है, भारत गुलाम था। भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक तरफ हमें हमें जिन्होंने गुलाम बनाया, वो देश कौन? पूंजीवादी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश पूंजीवादी देश, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। पूंजीवाद की समस्या क्या है? एक तो मेरी गरीबी बहुत होगी, असमानता, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि वो लोगों ने हमें ऑलरेडी गुलाम बना रखा है। तो भारत के ज्यादातर नेता लोग वो पूंजीवाद के विरोधी हो गए, जो आजादी की लड़ाई वाले थे। वो लोग मार्क्स की विचारधारा की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि मार्क्स समाज समानता की बात करता था। मार्क्स ये बोलता था कि गरीबी जो है हम खत्म कर सकते हैं। पता है, मार्क्स धर्म के बहुत खिलाफ था, और इसको बताया भी जाता है ना। हाँ, मतलब हालांकि वो पूरी इसकी लाइन नहीं है, उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस इंटरेस्टिंग बहुत है, सुना कई जगह होगा अगर आप सुनोगे।
तो कहता था कि धर्म जो है लोगों को गरीबी में जकड़े रहता है, इसलिए वो अफीम के जैसा है। अफीम जैसे, अफीम के बाद में लोगों को सही गलत का एहसास नहीं होता, तो इसलिए लोगों को लगता है गरीब हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम गरीब हैं। तो मार्क्स कहता था नहीं, गरीब आप इसलिए हो क्योंकि उस देश का इकोनॉमिक ढांचा ऐसा है कि आप गरीब हो, वरना गरीबी खत्म की जा सकती है आसानी से। ठीक है। और इसलिए देखो, जो ये लोग होते हैं मार्क्सवादी या साम्यवादी, ये रिलीजन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। आज के टाइम में बहुत गाली खाते हैं ये मार्क्सवादी साम्यवादी, क्योंकि ये रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं भाई गरीबी खत्म करो, ये खत्म करो, ये करो, वो करो, बराबरी करो। और आज के टाइम पे रिलीजन बड़ी चीज है, बोल भी नहीं सकते। इनकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो रिलीजन भाई बहुत बड़ी चीज है रिलीजन। ठीक है, आप रिलीजन को नहीं खत्म कर सकते लोगों की लाइफ से, और भारत जैसे देश में तो भूल ही जाओ, नहीं, इम्पॉसिबल है। और दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने रास्ता जो बताया वो हिंसा वाला भी था, उसमें हिंसा की जगह थी। ठीक है। तो भारत ने क्या किया, इनके मतलब जो देखो, इसलिए देखो, जब हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते तो देखते हैं कि इवन भगत सिंह लेनिन के फॉलोअर थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग रूस जाते थे लेनिन से मिलने। ठीक है। तो ये सब रूस के सिस्टम को से प्रभावित थे, कम्युनिज्म से। लेकिन इधर देखो, लेकिन कम्युनिज्म जो था वो भारत में नहीं आ सकता था। मैंने दोनों चीज बता दी कि एक तो कल्चर और धर्म के थोड़ा सा अलग है, मतलब वो उतना वैल्यू नहीं देते जितना लोगों के जीवन में है। और दूसरी चीज कि ये लोग वायलेंट रास्ता बताते थे। इनके रास्ते पे चीन भी चला, फिर पता है रूस में हुआ 1949 में चीन की क्रांति हुई है, 1949 में, और वहां का लीडर था माओ, माओ जेडोंग, क्या नाम था उसका, माओ जेडोंग, जिसको माओ से तुंग बोलते हैं। चीन भी उसी रास्ते पे चला, उसने तो और भी हिंसा करवाई, इसलिए देखो माओवादी कहलाते हैं। माओवादी देखो अपने यहाँ भी होते हैं माओवादी, माओवादी मतलब जो नक्सलवादी या माओवादी कहते हैं। नक्सलवादी माओवादी वो गरीब लोग, वैसे लोग जो जिन्होंने हथियार उठा लिया अपने अधिकारों के लिए। लेकिन भाई उनके साथ अन्याय होता हुआ है, लेकिन ये भी गलत है कि आप हथियार नहीं उठा सकते, आप मारने नहीं लगोगे किसी को, किसी के साथ गलत हुआ तो। अब तो हाँ, तुम सीआरपीएफ मारोगे तो भारत सरकार चुप रहेगी, सरकार मारेगी फिर। लेकिन अगर आप उनकी समस्याओं में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार समस्याएं तो उनकी जेन्युइन है, क्योंकि भाई वो गरीब लोग थे, उनकी जमीनें ले ली गई, पूंजीपतियों ने ले ली। ज्योग्राफी में बताया था, उड़ीसा और झारखंड जैसी पश्चिम बंगाल में माइंस खदानें होती थी, पूरी पूरी ले ली गई। हाँ। हाँ, तो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय का रास्ता हिंसा नहीं होता ना। रोक लगा, देखो अन्याय तक लोग सहमत है, इवन सरकार भी मानती है कि भाई गलतियां हुई, हम उसको सही करेंगे। सुधार एक दिन में सुधार दोगे भाई? इतने स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, देखो दोनों समस्याएं। आप ये मत सोचो कि वहां पर उग्र लोग नहीं होते हैं, हथियार उठाए उसमें भी कोई बहुत खूबी नहीं है। आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आओ, चुनाव लड़ो, वहां पे आप आओ, आ जाओ, क्या दिक्कत है? अपने यहाँ पे जीत के दिखा दो, इतने बढ़िया बात कर रहे हो बिना हथियार उठाए हुए। हाँ, हाँ, अपने यहाँ जीत के दिखा दो। तो इसलिए देखो, तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं, गलती भी है ये भी। तो देखो माओवाद भी चला, मार्क्सवाद भी चला, भारत में भी मार्क्सवादी पार्टियां, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लिखी, लेकिन वो हिंसा का समर्थन नहीं करती, क्योंकि वो लोकतंत्र में आ गई, बोली भाई नहीं हिंसा आप नहीं करना, हमें नहीं करना। अच्छा, अब हमें भारत के बारे में समझना है। भारत के सामने चुनौती थी किधर जाएं, और मैंने बताया कि नेहरू, सुभाष बोस, भगत सिंह जैसे लोग लेनिन से बहुत प्रभावित। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही देखो, नेहरू को कांग्रेस की बागडोर मिली, तब से ही भारत को पता चल गया कि भारत का झुकाव थोड़ा थोड़ा इधर होगा, रूस के मॉडल की तरफ होगा। ठीक है, रूस के मॉडल की तरफ होगा। तो भारत ने क्या किया, एक सिस्टम अपनाया जिसको ना तो कहा गया पूंजीवाद और ना तो कहा गया साम्यवाद। जैसे इधर था पूंजीवाद या कैपिटल, फ्री मार्केट की खुला छोड़ दो, कैपिटलिज्म, बाजार को अपने काम करने दो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है इसमें। इसमें जो निजी संपत्ति है वो क्या होगी, प्रॉपर्टी, वो अलाउड है। दूसरी तरफ आया मार्क्स, जिसने क्या बोला, नहीं हमें क्या चाहिए,
साम्यवाद। और प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अलाउ करोगे तो साम्यवाद आ ही नहीं सकता, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट अलाउड। प्रॉपर्टी किसके पास होगी? स्टेट या राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाएगी, राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। अब भारत दोनों में नहीं जा सकता, तो भारत ने क्या किया? बीच का रास्ता अपना है, बीच वाला ही सबसे सही रहता है, ना उधर भागो, ठीक है। और उसका मतलब क्या था कि हमारे उद्देश्य तो यही वाले होंगे, मार्क्स वाले, बराबरी, बराबरी वाले, हमारा एम यही होगा, गोल यही होगा, लेकिन हमारा जो रास्ता होगा वो इनके जैसा होगा। इनका रास्ता सही था, फ्री मार्केट, सबको जो करने का मन है करो, आराम था नहीं। मतलब रास्ता हमारा लोकतांत्रिक होगा, ऐसा होगा, बिना हिंसा वाला या डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। जबकि उद्देश्य हमारे समानता वाले होंगे कि हम देश में समानता न्याय लाएंगे सब। और ऐसी व्यवस्था को बोला गया सोशलिज्म। क्या बोला गया? समाजवाद, सोशलिज्म। इसमें सबकी बात थी, इसमें अपना आप रिलीजन विलीजन भी ठीक था, सब ठीक थी, हिंसा भी नहीं थी। सोशलिज्म इस विचारधारा को बोलते हैं, मतलब जो साम्यवाद का छोटा रूप है, उसमें से बस जो उग्र चीजें हैं, हिंसक चीजें, वो हटा दो आप, इसलिए उसको समाजवाद कहते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो भारत ने जो व्यवस्था अपनाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये वर्ड हमें लिखना है, इसलिए काम का है। क्या, कौन सी व्यवस्था अपनाई? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक, या इसी को हम नेहरूवियन सोशलिज्म कहते हैं, नेहरू का समाजवाद। इवन ये तो अभी 2 साल पहले नेहरूवियन सोशलिज्म के नाम से सीएपीएफ में क्वेश्चन आ गया था, नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरू का समाजवाद, क्योंकि ये इसकी शुरुआत किसने की है? नेहरू ने। और इसलिए जब आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत ने रूस से मॉडल भी अडॉप्ट किया, रशिया से, सोवियत यूनियन से, प्लानिंग कमीशन वाला, पंचवर्षीय योजनाओं का, योजनाओं का प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। अब ये प्लानिंग कमीशन वाला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ना के देखना है, तो मैं बार 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 बोलता हूँ। 5 ईयर प्लान वाला जो लेक्चर है, वीडियो है, वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर से मैं वो देखना है, जो पहली बार कर रहा है वो नोट्स अपडेट करेगा कि प्लानिंग कमीशन का इतिहास अभी कब से बना और अभी तक क्या क्या रहा। उसी में हम देखेंगे कैसे ये लोकतांत्रिक समाजवाद विफल भी हुआ, फेल भी हुआ। इधर देखो सब लोग, ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद। कुछ चीजें इसमें सही लगेंगी, कुछ उसमें सही लगेंगी। साम्यवाद में सब चीज सरकार कंट्रोल करती है, और सरकार, देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है, बराबरी बराबरी। अब सोचोगे सरकार में लोग कहाँ से आते हैं? वो भी तो आम लोग ही तो जाते हैं, वो कौन से दूध से ऊपर से उतरते हैं। और फिर वो उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू किया, करप्शन करना शुरू किया, और पूरे देश को रोक के रख दिया, ग्रोथ ही नहीं हुई इसमें। और ग्रोथ तो छोड़ दो, जिस रूस ने एग्जाम्पल दिया जाता था कि रूस ने, लेनिन ने इतना बढ़िया मॉडल बनाया, 1991 में रूस का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन से 14 देश अलग हो गए, टुकड़े हो गए। उनके पास पैसे नहीं, देखो पैसे नहीं होते, लड़ाई शुरू होती है, घरों में हो जाती है, तो देश तो छोड़ नहीं। तो रूस से 14 देश अलग हो गए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और तब ये माना गया कि कैपिटलिज्म, जो जो ये सोशलिज्म है, कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, वो फेल है, उस पर आप देश नहीं चला। लेकिन पूंजीवाद भी फेल है। और अभी पूरी दुनिया में जो सिस्टम चलता है वो मिक्स, कि भाई ना पूंजीवाद समस्या का समाधान है, ना साम्यवाद। आपको लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे पूंजीवाद कहता है फ्री छोड़ो, को इनोवेशन करने दो, खोजने दो, आगे चीजें बढ़ने दो, और साथ साथ में सरकार को लोगों का ख्याल भी करना है, गरीबों को गरीबी से निकालना है, आगे बढ़ना, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, ये भी देनी है। अभी जो मॉडल अपनाया जाता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो हम उसमें देखेंगे। और वो प्लानिंग हिस्ट्री जो भारत की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको तुरंत बाद सब वो करने हैं, वो क्लास में नहीं करवाऊंगा, आपको देखने हैं, उसमें करने हैं नोट, कि हम नेक्स्ट जो कल क्लास करेंगे ना,
तो हम अगला सीधे अपनी प्योर इकोनॉमिक्स में उतरेंगे ना, माइक्रो और मैक्रो में। वो आज ही मैं कर दूंगा, वो आपको करना है कल करके सबको। ठीक है, चलो।